हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि आपको पता लग गया होगा थंबनेल से, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। सबसे पहली चीज, इसकी इंपॉर्टेंस, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है यदि आपको फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाना है। सिंपल सा फंडा है भाई, यदि ये चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग नहीं होगा तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको तकलीफ आएगी ही आएगी, ठीक है। सो इस चैप्टर की बेसिक बेसिक टर्म्स, छोटी छोटी टर्म्स हम लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यदि वो टर्म्स हमारे पास क्लियर होंगी अच्छे से तो हम लोग न्यूमेरिकल्स को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। और ये कह सकते हो कि ये जो चैप्टर है आपका, ये बेसिकली फाउंडेशन है किसके लिए? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपके साथ पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। और वो सवाल है हमारे पास कौन सा? एक आता है मेरे पास कौन सी टर्म? मास। और एक टर्म आती है हमारे पास वेट। एक कौन सी टर्म है हमारे पास? मास। और एक कौन सी टर्म है हमारी? वेट। तो जैसे नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में पूछते हैं कि भाई साहब तुम्हारा वेट कितना है। जैसे मैं बोलूं तो मेरा वेट है, मेरे पास 78 केजी है। किसी का वेट पूछूंगा तो वो 60 केजी बताता है, कोई बताता है तो 70 केजी बताता है, किसी का बोलते हैं 64 केजी है। तो बेसिकली जो वो वेट बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? 60 केजी। और ये सब चीज बता रहे हैं। क्या वास्तव में जो 60 केजी है या 78 केजी है या 79 केजी है, क्या वो वेट है? क्या वो वेट है? नहीं, वो वेट नहीं है। यदि देखा जाए और समझा जाए तो जो 60 केजी है वो बेसिकली मास है। वो बेसिकली क्या है? जल्दी बोलो फटाफट से। मास। मतलब हमने फिजिक्स में ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास वेट आएगा वो वेट बेसिकली किस टर्म में होता है बेटा? mg की टर्म्स में होता है। किस टर्म में होता है? जल्दी बोलो फटाफट से। mg की टर्म्स में होता है, जहां पे g क्या है? हमारे पास ग्रेविटी है। और m क्या है? मास है। m क्या है? बेसिकली मास है। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को यदि वेट निकालना है तो जो भी हमारा मास होगा उसमें g की वैल्यू के साथ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? वेट बोल सकते हैं। तो क्या हम लोग ये सही कहते हैं कि 60 केजी हमारा वेट है? नहीं, वो हमारा बेसिकली क्या है? मास है। वो हमारा क्या है? मास है। बट डेली लाइफ में हम लोग वेट मास दोनों को सेम ही कह देते हैं। फर्क समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। ये तो थी एक बेसिकली किस चीज की बात? वेट की बात थी। अब नॉर्मली मैंने तुमसे अगला सवाल पूछा कि मान लो मैंने तुमको बाहर भेजा कि भाई तुमको सेब लेके आने हैं, है ना। तो सेब लेने के लिए तुम जाओगे और दुकान पे गए, भैया को बोलोगे कि भैया सेब दे दो। अब भैया तुमसे अगला सवाल पूछेगा कि कितना सेब दूं। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि 1 किलो सेब चाहिए, 2 किलो सेब चाहिए, 3 किलो सेब चाहिए। मतलब आपको वो यूनिट बतानी पड़ेगी कि कितना अमाउंट में आपको सेब चाहिए। तो यदि आप उसको 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो बोलोगे तो वो आराम से क्या करेगा? उसके पास एक क्या होगा? 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी का बांट होगा, उसको रख देगा साइड में और दूसरी साइड में आपके सेब रखेगा और उनके रेस्पेक्ट में वो उसका मास को डिटरमाइन कर देगा कि भाई साहब ये आपके लो 3 केजी सेब हो गए। सिमिलरली मैंने तुमको बोला कि भाई साहब तुम्हें जाना है कहाँ? केले लेने के लिए जाना है और तुम दुकान पे गए और उसको बोलना है भैया केले दे दो। तो उसका अगला क्वेश्चन होगा कि बताओ कितने डजन दूं या कितना केला दूं। तो आपको पता है कि डजन जो है बेसिकली वो यूनिट है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है या फिर हमको बता रही है कि कितने नंबर में ये चीज आने वाली है। तो डजन हम लोगों ने बोल दिया अभी 12 हो गए, हाफ डजन बोला तो 6 हो गए। तो उसको पता लग गया कि भाई साहब इसको केले कितने चाहिए। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? अब बात ये आती है कि वेट जो है बेसिकली ये कई यूनिट्स में हो सकता है। जैसे वेट की बात करें अपन लोग, पाउंड में हो सकता है, ये आउंस में हो सकता है, ये ग्राम में हो सकता है, ये केजी में हो सकता है। तो भाई हमें इतना पता है कि किसी भी चीज का जो वेट होगा, यदि आप लोग यूनिट्स बदलते रहोगे तो उसका वेट क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। बट एक्चुअल में बोला जाए कि मान लो मेरे वेट की बात करूं, मैं केजी में कितना हूं? 78 हूं। तो मेरा ही पाउंड में निकालोगे तो क्या 78 आएगा? नहीं, अरे भाई वो जो पाउंड में हमारे पास यूनिट होगी उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ग्राम में मेरे पास कुछ और आएगा। बट इससे ये थोड़ी ना कि मैं यूनिट चेंज कर रहा हूं तो मेरा मास चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यूनिट बदलने से क्या होगा? मेरे पास वो वैल्यू बदलेंगी बट उससे एग्जैक्टली जो मास है वो मेरा मास कैसा होगा? वो फिक्स्ड ही होगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है। यहाँ पे वेट और मास ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ना हमको यहाँ पे ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को आइडिया दिया अबाउट किसके बारे में? वेट और मास के बारे में। बट कोई तो ऐसी चीज होगी जिसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया? मास को डिफाइन किया। अब हम लोग वही सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया? मास को डिफाइन किया। और वो भी किसके मास को? एटम के मास को।
अब यहाँ पे केले, सेब, इंसान, इनकी बात नहीं होगी, ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें बात होगी बेसिकली एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की। बात समझ में आ गया? चलिए तो चैप्टर करते हैं स्टार्ट। और चैप्टर की स्टार्टिंग करता हूं मैं कहां से बच्चा पार्टी? तो पहला टर्म जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इस चैप्टर में, उसका नाम है बच्चा पार्टी रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास को मैंने लिख दिया है RAM। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? तो जैसे तुमको अभी मैंने बताया कि तुम लोग 3 किलो सेब लेने के लिए जाओगे तो भैया क्या करेंगे, 1 किलो 2 किलो एक तरफ रखेंगे, मतलब 3 किलो एक साइड में रख देंगे, फिर उसके बाद में सेब डालना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही कांटा बिल्कुल बीच में आ जाएगा तो कह देंगे कि भैया ये क्या हो गए, आपके 3 किलो सेब हो गए। तो जो सेब का जो मास निकाला तुमने, जो वेट निकाला, वो किसी के रेस्पेक्ट में निकाला, वो किसी के रेस्पेक्ट में निकाला। तो हमेशा जो मास मेरा निकलेगा वो किसी के रेस्पेक्ट में निकलेगा। अब यहाँ पे एटम की बात हो रही है तो ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये कहता क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना बच्चा पार्टी, ये बराबर होता है किसके, मास ऑफ वन एटम, या फिर मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ किसका, ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना होगा, डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम, या फिर अगेन ऊपर एन लिख रहे हो तो नीचे भी मास ऑफ एन एटम ऑफ किसका, C12। मतलब जो कार्बन है उसके बच्चा पार्टी 2 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, 13 भी लेते हैं, बट हम लोग जनरली बात कर रहे हैं C12 और C14 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन का C12 वाला आइसोटोप है, उस C12 आइसोटोप के 1/12 के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी भी एटम के मास को डिटरमाइन करते हैं। बात समझ में आ गया? तो बेसिकली रिलेटिव मास मैंने क्यों लिखा, रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने इसीलिए लिखा कि किसी भी पर्टिकुलर एटम का जो मास आएगा मेरे पास, वो हमेशा विद रेस्पेक्ट टू निकाला जाएगा 1/12 ऑफ किसका, मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। मास ऑफ एन एटम ऑफ किसका बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो फटाफट से, C12 के रेस्पेक्ट में। अब ये तो कार्बन के रेस्पेक्ट में है, और ये कहानी हम लोग यूज करते हैं कार्बन के रेस्पेक्ट में आफ्टर कब, आफ्टर 1961। आफ्टर 1961 के बाद में हम लोग बेसिकली कभी भी मास को डिटरमाइन करेंगे तो वो हमेशा इसके रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। बट इससे पहले हाइड्रोजन की टर्म्स में भी यूज होता था, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहां पे हम लोग बोलते थे कि ऊपर क्या आएगा मेरे पास, मास ऑफ किसका, ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ किसका, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की टर्म्स में आता है, ये सेम फॉर्मूले है ना, ये पहले यूज किए जाते थे, बट अब करंटली हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, कार्बन के C12 वाला, ये इंपॉर्टेंट है। एक और होता था, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, तो उसको कैसे डिफाइन किया गया, तो ये हो गया हमारे पास मास ऑफ किसका, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय, अब ये 1/12 था, यहां पे आता है 1/16 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सब जो फॉर्मूले हैं मेरे पास, ये पहले अपन लोग देखते थे बिफोर किससे, ये कार्बन वाले से, बट आफ्टर 1961 हम लोग सिर्फ किसके साथ डील करते हैं, इसके साथ। तो इन शॉर्ट आज के बाद हम लोगों को ये पता लगा कि जो भी हम लोगों को केमिस्ट्री के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एटम का यदि हमको मास पता है, तो उस मास को बेसिकली डिटरमाइन किया गया है विद रेस्पेक्ट टू किससे, 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। बात समझ में आ गया? बट अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सर फिर इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। चलो बच्चा पार्टी आगे इसको देखते हैं हम लोग। सो ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। सो ये था हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहां पे ये बोला गया बेटा कि
जो मेरे पास 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ किसका C12 जो आया बेटा, इसका वैल्यू आया कितना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितना आया जल्दी बोलो फटाफट से, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये फिक्स्ड है और इसी वैल्यू को बेसिकली बोला गया 1 AMU। क्या बोला गया जल्दी बोलो फटाफट से, 1 AMU। और यहां पे AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला गया इसको, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU आज के बाद किसके बराबर हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर तुम लिख सकते हो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। समझ में आ गया सब लोगों को। तो ये 1 AMU हो गया, या फिर इसी को अपन लोग और किससे बोल देते हैं बेटा, U से। U बोले तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यूनिफाइड मास। क्या बोल देंगे इसी को जल्दी बोलो फटाफट से, यूनिफाइड मास के नाम से भी बोल सकते हैं। तो चाहे तो U बोलो चाहे AMU बोलो, बात बराबर है। सो ये वैल्यू आ गई मेरे पास इतनी। ध्यान से समझते चलना बेटा। अब मैंने तुमसे ये बोला कि अभी मुझे पता लगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर है किसके, मास ऑफ किसका, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन किसका, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन किसका, ऑफ एन एलिमेंट, डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे अपन लोग। क्या मैं इस जगह पे 1 AMU लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 1 AMU जो है वो किसके बराबर है, अरे भाई ये लिखा तो है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ किसका, C12। तो यहां से हम लोग क्या बता सकते हैं बेटा, कि कोई हमसे ये पूछेगा कि एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसकी बात कर रहा हूं तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई। समझ में आ रहा है। अब आप लोग इसको एग्जांपल समझो इसके थोड़ा सा, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो। सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट होगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो इसका यूनिट आएगा और इसका यूनिट आएगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो बेसिकली ये कैसा होता है मेरे पास, यूनिट लेस होता है। कैसा होता है जल्दी बोलो फटाफट से, यूनिट लेस होता है। अब जैसे तुमने देखा होगा है ना कि एटॉमिक मास तुमको कोई बोलता है, क्या बोलता है, एटॉमिक मास बोला किसी ने कि एटॉमिक मास सोडियम का कितना होगा, तो तुम क्या बोलते हो, 23 बोलते हो। क्या बोलते हो जल्दी बोलो फटाफट से, 23 बोलते हो। क्या बोलते हो, 23 बोलते हो। किसी ने तुमसे पूछा कि अच्छा ये बताओ एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, तो एटॉमिक मास ऑफ किसका, एटॉमिक मास ऑफ किसका, मैग्नीशियम, ये कितना बोलते हो तुम लोग, 24 बोलते हो। तो ये बेसिकली जो तुम बोल रहे हो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 या एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24, यहाँ पे मास ऑफ वन एटम लिख दो बेटा, है ना, मास ऑफ, एटॉमिक मास नहीं, यहाँ पे आएगा मास ऑफ किसका, मास ऑफ ये वाला चीज, मास ऑफ एन एटम या फिर वन एटम, मास ऑफ वन एटम। सो मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू Rm इंटू AMU। वापस आ जाओ, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना 24, ऐसे ही एटॉमिक मास ऑफ किसका बच्चा पार्टी, एल्यूमिनियम, ये आ गया तो कितना बोल दोगे 27। तो एटॉमिक मास की बेसिकली यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा जो भी एटॉमिक मास हम लोग बोल रहे हैं कौन से वाले हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या है जल्दी बोलो फटाफट से, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहां पे भी R लिख दिया, ये भी R लिख दिया, ये भी R लिख दिया। तो जब भी आपके पास ये डायरेक्ट वैल्यू आती है तो आप तुरंत समझ जाया करो कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है और रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है। बट किसी ने हमसे पूछा कि मास ऑफ, ऐसा पूछ लिया, ध्यान देना सब लोग, किसी ने पूछा मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, किसी सोडियम जो है मेरे पास उसके एक एटम का मास कितना होगा। तो आपको रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू में AMU का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मतलब ये जो 23 है उस 23 को क्या लिखना पड़ेगा, AMU। क्या लिखना पड़ेगा जल्दी बोलो फटाफट से, AMU। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा पाड़ी, बड़ा सिंपल है। फिर से सुनो, ये कौन सा है, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होते हैं, जो हम लोगों को आज तक पता लगे, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो सोडियम आ गया 23 बोल दिया, है ना, मैग्नीशियम आ गया 24 बोल दिया, एल्यूमिनियम आ गया 27 बोल दिया, आयरन आ गया 56 बोल दिया। बात समझ में आ रही है। तो ये जितने भी आ गए मेरे पास जिनकी कोई यूनिट नहीं है, क्या होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं।
रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन मास ऑफ वन एटम निकालोगे तो ये एएमयू इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी 23, 23 इंटू एएमयू कितना आ गया 23 एएमयू। सिमिलरली किसी ने पूछा कि मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम कितना आएगा, तो फिर से तुम क्या बोल दोगे 24 एएमयू। किसी ने पूछा अगला मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम कितना आएगा, तो क्या बोल दोगे 27 एएमयू। तो बेसिकली एक एटम का जो यूनिट आएगा, एक एटम का जो मास निकालोगे वो हमेशा किसमें आएगा, एएमयू में आएगा। एक एटम का मास हमेशा किसमें आएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, एएमयू में आएगा। ये क्या है, ये एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास और मास ऑफ वन एटम दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए भाई। एटॉमिक मास जो है वो क्या है, वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, और ये जो मास ऑफ वन एटम आ रहा है ये क्या है हमारे पास, ये ऊपर वाली वैल्यू है। मतलब एक एटम का मास जो आएगा वो हमेशा किसमें आएगा, एएमयू में आएगा। उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ूं आगे, चलो सो मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमें इतना पता लग गया बेटा कि एटॉमिक मास क्या है और मास ऑफ वन एटम में दोनों में क्या डिफरेंस है। सो एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं है, और जो एटॉमिक मास है उसी को अपन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिलेटिव एटॉमिक मास बोल रहे हैं। सो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन मास ऑफ वन एटम निकालोगे तो उसका यूनिट होगा, जिसका नाम होगा क्या, एएमयू, which is equals to 1.66 into 10 raised to the power minus 24 gram. And if you are trying to convert this in terms of kg, so it would become 1.66 into 10 raised to the power minus 27 kg. Done? चलिए अगला चीज है बच्चा पार्टी हमारे पास कौन सा, ग्राम एटॉमिक मास। बड़े ध्यान से सुनना, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये आया ग्राम एटॉमिक मास। अब ऐसा बोला जाता है कि जो मेरे पास एटॉमिक मास होगा, जो भी मेरे पास एटॉमिक मास होगा, यदि मैं उसको ग्राम में लिख दूं, जैसे किसी ने पूछा एग्जांपल, ध्यान देना सब लोग, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ किसका, सोडियम, ये किसके बराबर होगा, तो 23 ग्राम के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 23 ग्राम के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली किसी ने पूछा कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ किसका, मैग्नीशियम कितना आ जाएगा, तो ये 24 ग्राम के बराबर आ जाएगा। किसी ने पूछा कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ किसका बच्चा पार्टी, एल्यूमिनियम, ये कितना आ जाएगा, ये 27 ग्राम आ जाएगा। सो तीन चीजें आपने पढ़ी, कौन कौन सी, एटॉमिक मास क्या होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होता, मास ऑफ वन एटम क्या होगा, उसका यूनिट एएमयू होगा, और यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो नाम के पीछे क्या लगा दो, जस्ट ग्राम लगा दो। बात समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, क्लियर है सबको, डन यहाँ पे। अब यहां से एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करेंगे, एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना है ना मैं क्या बताने जा रहा हूं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम बेसिकली मेरे पास 27 ग्राम है। ग्राम एटॉमिक मास मेरे पास कितना है, 27 ग्राम है, ठीक है। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसका, एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसका, जल्दी बोलो फटाफट से, एल्यूमिनियम। तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ग्राम एटॉमिक मास, कितने ग्राम में से बेसिकली मैं निकाल रहा हूं, है ना, कितने ग्राम में मैं बेसिकली देख रहा हूं। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 27 ग्राम हो गया। ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया मेरे पास, 27 ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाय अब क्या करना है मेरे को, तो अब मुझे देखना है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है। तो ये मैंने बोल दिया 27 एएमयू बोल दिया। फिर से सुनो, मेरे पास क्या है, टोटल 27 ग्राम है, किसका है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का 27 ग्राम है, मुझे ये बताना है कि उस 27 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, 27 ग्राम के अंदर। अब आप खुद सोचो कि ये 27 ग्राम मेरे पास टोटल मास आ गया, और टोटल मास को मैंने डिवाइड कर दिया किसके साथ, मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम के साथ, विच इज 27 एएमयू, विच इज 27, जल्दी बोलो फटाफट से, एएमयू, विच इज 27 क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, एएमयू। अब यहां पे मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि एटॉमिक मास कितना होगा मेरे पास, 27, ये आ गया, ये 27 आ गया, 27 क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा।
जल्दी बोलो क्या आ जाएगा मेरे पास, 27 27 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो बेसिकली आया, तो एक काम करो, ये ग्राम वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो 27 मेरे पास क्या रहेगा, 27 क्या आ गया मेरे पास, 27 आ गया मेरे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ किसका, एल्यूमिनियम, कितना है मेरे पास, 27 है। एटॉमिक मास मेरे पास कितना है, जल्दी बोलो फटाफट से, 27 है। और एक एटम का मास कितना है, 27 AMU है। तो मुझे निकालना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना, 27 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा, 1/AMU बचा। तो 1/AMU की बात करूंगा तो कितना वैल्यू था, 1.66 इंटू 10 की पावर कितना था, -24। बड़े ध्यान से सुनना भाई, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अब ये वाला वैल्यू कहाँ चला गया, ऊपर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 24 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 1.66 आ जाएगा। समझ में आया। अब मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 10 इंटू 10 की पावर कितना, 23 डिवाइडेड बाई 1.66। जब इसको मैं इसके साथ डिवाइड करूंगा बेटा, तो 16 छिक्के 96, मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आएगा। क्या आएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आएगा। फिर से सुनो, फिर से सुनो सब लोग ध्यान से। नंबर ऑफ क्या निकालने थे, एटम्स निकालने थे, किसके, एल्यूमिनियम के। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसके निकालने, एल्यूमिनियम के। मुझे पता है कि एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27। तो एटॉमिक मास 27 मैंने ले रखा है। एटॉमिक मास कितना लिया है, जल्दी बोलो, 27 लिया है। और एक एटम का मास एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27 AMU होता है। तो 27 27 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब आगे सुनना, आगे सुनना बड़े ध्यान से। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई 6.023 इंटू 10⁻⁻23, इसी को बेटा बोल दिया गया कौन सा, एक मोल बोल दिया गया। इसी को क्या बोल दिया गया, जल्दी बोलो फटाफट से, एक मोल। मतलब एक मोल आज के बाद जो होगा बच्चा पार्टी, वो हमेशा बराबर रहेगा 6.023 इंटू 10 की पावर कितना, 23 एंटिटीज। अब ये एंटिटीज क्या हो सकती हैं बच्चा पार्टी, ये एंटिटीज कुछ भी हो सकती हैं। ये क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अभी तुमको सिर्फ यहां तक ये सिखाया है कि जो एक मोल होगा, वो एक मोल बेसिकली किसके बराबर होगा, जल्दी बोलो, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज के बराबर होता है। और ये जो होता है, इसी को अपन लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन सा, अवोगाड्रोस नंबर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बोलो फटाफट से, अवोगाड्रोस नंबर। रिप्रेजेंट करते हैं इसको Na से, और ये भी किसके बराबर होगा, वही सेम 6.023 इंटू 10 की पावर कितना, 23। 6.023 इंटू 10 की पावर कितना, 23। बात समझ में आ गया, कैसे आया, इस तरीके से। तो आज के बाद कोई भी हमसे ये पूछेगा, क्या पूछेगा बेटा, ध्यान देना, हमसे कोई ये पूछेगा कि कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ किसका, एटम्स प्रेजेंट इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन किसके अंदर, 27 ग्राम ऑफ किसका, एल्यूमिनियम। तो क्या बोलोगे तुम लोग आंसर में, जल्दी बोलो फटाफट से, 1। और 1 कितना, 1 इंटू 1 मोल ना बेसिकली, और 1 मोल बेसिकली किसके बराबर है मेरे पास, ये रहा, विच इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 की पावर कितना, 23। 6.023 इंटू 10 की पावर कितना, 23। इतने नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, ध्यान देते रहना, ध्यान देते रहना सब लोग, है ना। सो हमें ये पता लगा कि एक मोल जो होता है बेसिकली किसके बराबर होता है, ये इतने के बराबर होता है। अब बच्चा पार्टी तुम खुद सोचो, क्या ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट करेगा। मतलब मैं किसी भी दुकान पे जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि भैया 1 मोल पेंसिल देना, तो पहले तो आधा घंटा उसको इसी चीज में लग जाएगा समझने में कि कह क्या रहा है। और यदि मैंने गलती से उसको बता दिया, या फिर उसको गलती से पता हो कि 1 मोल किसके बराबर होता है, तो बेटा आगे का तुम्हें पता ही है, कूट देगा तुमको अच्छे से। क्यों, क्योंकि ये नंबर कोई इतना छोटा नंबर नहीं है, ये नंबर इतना कोई छोटा नंबर नहीं है। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 जो होता है, ये बेसिकली 1 मोल के बराबर है।
बहुत बड़ा नंबर है। तो रियल लाइफ में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए हम लोग जो सबसे छोटी चीजें होती हैं जैसे एटम हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, इन सब चीजों के लिए हम लोग यूज में लेते हैं किसको, मोल को। बात समझ में आ गया। जैसे ये क्वेश्चन आपने किया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, आपने बता दिया। सिमिलरली आप एक और क्वेश्चन कर सकते हो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किसका, एटम्स प्रेजेंट इन किसके अंदर, 23 ग्राम ऑफ किसका, सोडियम। ये लो 23 ग्राम ऑफ सोडियम आ गया। तो अब क्या करें अपन लोग, कुछ नहीं करना है, फिर दोबारा से आंसर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तुम लोगों को। सो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जस्ट 23 ग्राम मेरे पास जो ये आ रहा है यही बराबर होगा किसके, 1 मोल के बराबर। किसके बराबर होगा, जल्दी बोलो, 1 मोल के बराबर, जैसे अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने। समझ में आ रहा है। तो यहां से यदि एंटिटी के रेस्पेक्ट में तुमको फॉर्मूला निकालना है तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना सब लोग। ये क्या है, ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसको याद रखना है क्योंकि ये हमेशा अच्छी बात बताता है। तो इनके अनुसार ये बोला गया, इसने ये बोला कि भाई साहब आज के बाद आपको कभी भी क्या निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तो ये नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय क्या, Na। तो पहला फॉर्मूला ये है आपके पास। अब ये क्या है, नंबर ऑफ एंटिटीज कुछ भी हो सकता है, बोला ना अभी आपको, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या फिर नंबर ऑफ एटम्स को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किसके साथ, Na के साथ, तो क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएगा। सो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन किसके अंदर, 12 इंटू 10 की पावर कितना, 46, 12 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर कितना मेरे पास, 46 एटम्स ऑफ किसका, सल्फर। अब जो सल्फर है, ये सल्फर के एटम्स दिए गए आपको इतने, और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, क्या, ये लो। अब इसके हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स जो आए मेरे पास उसको मैंने n लिख दिया, ये बराबर आ जाएगा किसके, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 12 इंटू 10 की पावर कितना, 46, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से। अब डिवाइडेड बाय आएगा Na, और Na का वैल्यू 6.023 होता है, बट मैं इसको इजी बनाने के लिए 6 इंटू 10 की पावर 23 लिख दिया हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 23, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर कितना, 23 मोल्स। अरे समझ में आ गया इसका यूज कहाँ पे होगा, समझे। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स दे रखा हो और दूसरा चीज क्या दे रखा हो, एटम्स दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, जस्ट डिवाइड करना है किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ। आप क्या निकाल सकते हो, इजिली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, ठीक। चलिए तो बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे। तो जिस तरीके से बेटा हम लोगों ने एटॉमिक मास देखा है ना, उसी तरीके से क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है ना, उसी तरीके से क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। उसी तरीके से मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल होगा, और उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मैं क्या करूं, एक बार इसको भी समझा देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना सब लोग, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास था, ऐसे ही रिलेटिव क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। रिलेटिव क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। दूसरा चीज, जैसे मास ऑफ 1 एटम था, ऐसे ही मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो सकता है। समझ में आया। जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, ऐसे ही क्या हो सकता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं, बड़े ध्यान से सुनना सब लोग। यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, और मॉलिक्यूल क्या आ गया मेरे पास, मान लो यहाँ पे आ गया H2, यहाँ पे आ गया CO2, है ना, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास SO2, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास NO2, या फिर कुछ और ले लेते हैं क्योंकि बार बार O2 हो गया है, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं अपन लोग, अरे H2O ले लो यार, समझे। अब समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एटॉमिक मास पढ़ा था, ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था, और मास ऑफ 1 एटम पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या होगा, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा।
तो बच्चा पार्टी इसमें मेरे पास हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 हैं, तो इसको अपन लोग क्या लिखते थे, 2। तो 2 क्या है बेसिकली, इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। CO2 में एक कार्बन का कितना होता है बेटा, 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, 32 प्लस 12 कितना होगा, 44, कोई यूनिट नहीं है, तो ये क्या है बेसिकली, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। SO2 आ गया, सल्फर का कितना होता है मेरे पास, 32 होता है, 32 इसका, और ऑक्सीजन का 32, टोटल कितना आ गया, 64, तो 64 जो आ रहा है ये क्या है, ये इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। H2O की बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आ गए, एक ऑक्सीजन आ गया, तो 16 और 2 कितना हो गया, 18, तो 18 क्या है, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। समझ रहे हो, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 जो होगा, ये बेसिकली यूनिट आएगा इसका 2 AMU। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितना आएगा, 2 AMU। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना आएगा, तो बेटा ये 44 के आगे क्या लगा दो, AMU लगा दो। अगला SO2 का कितना आएगा बेटा, 64 AMU आएगा, समझे। अगला H2O का कितना आएगा बेटा, ये 18 AMU आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सब लोगों को अब, है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 AMU है, तो इसको 2 ग्राम लिख दो। इसको कितना लिख सकते हैं, ये 44 ग्राम लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, ये 64 ग्राम लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, ये 18 ग्राम लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमसे कोई ये पूछेगा कि नंबर ऑफ मोल्स किसके कितने होंगे, किसमें, 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, H2O, तो कितना आ जाएगा बेसिकली, ये भी 1 मोल के बराबर होगा, ये भी 1 मोल के बराबर होगा, ये भी 1 मोल के बराबर होगा, ये भी 1 मोल के बराबर होगा। बात समझ में आ गया। सो हमने अब तक क्या क्या सीख लिया, हमने सीखा बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 एटम क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या है। समझ में आ गया सब लोगों को। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, बढ़ते हैं हम लोग आगे। और आगे जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चा पार्टी, बड़े ध्यान से सुनना, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, क्योंकि उससे हमारे बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। सो अगला चीज जो है हमारे पास, फिर दोबारा से वही आपका दोस्त आता है, और ये दोस्त आपको बोलता है कि भाई साहब बड़े ध्यान से सुनना जो आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इससे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। हुआ क्या, हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, और ये फ्लो चार्ट नहीं है, बेसिकली चैप्टर को, क्वेश्चंस को समझने की चार्ट है। तो बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे रिलेशन बता रहा हूं, मास का और मोल का रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन के अंदर मास दिया जाएगा। मास से आप क्या कर सकते हो, मास से सबसे पहला काम करना है आपको, मोल्स निकालने। क्या निकालना है, जल्दी बोलो फटाफट से, मोल्स। मोल्स आ जाएंगे बच्चा पार्टी, तो फिर आपको निकालने हैं इसके अंदर मॉलिक्यूल्स। क्या निकालने हैं, जल्दी बोलो, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो फिर आपको निकालने पड़ेंगे एटम्स। क्या निकालने पड़ेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, एटम्स। तो क्या क्या आ गया, जल्दी बोलो। ये मास है, मास से क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, मोल से क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल से क्या निकाल सकते हैं, एटम्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो एटम्स होते हैं, उन एटम से अपन लोग मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, और मोल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। यदि मॉलिक्यूल आ जाएगा तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं, और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, है ना। ये मास से सर मोल कैसे निकालेंगे, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स जो है ये बेसिकली किसके बराबर है, मास, गिवन मास, कितना मास दिया गया है, तो यहाँ पे अपन लोग सीधा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर, गिवन मास अपॉन जो यहाँ पे दे रखा है एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, जो भी दिया हुआ है आपको। एटॉमिक मास दे रखा होगा तो एटम का लिख देना नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल यदि एटम का निकालना है तो एटॉमिक मास आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स यदि किसी मॉलिक्यूल के निकालने हैं तो यहाँ पे मोलर मास आ जाएगा। मैंने फिलहाल के लिए मोलर मास लिख दिया है। जो मोल्स आएगा उससे मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो यदि आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे अवोगाड्रो नंबर के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, मॉलिक्यूल्स। यदि मॉलिक्यूल्स आपके पास आ गया तो अब क्या करना है आपको कि मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एटम्स। अब मुद्दा ये आता है कि सर जी एटॉमिसिटी कौन सी चीज है, एटॉमिसिटी कौन सी चीज है, बड़ा सिंपल है। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग। मान लो SO2 आ गया, तो SO2 मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। यदि किसी ने पूछा कि इसके अंदर एटॉमिसिटी कितनी होगी, किसकी, सल्फर की,
एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर कितनी होगी? तो बच्चा पार्टी साफ साफ दिख रहा है कि एक SO2 के मॉलिक्यूल के अंदर एक सल्फर है तो इसकी एटॉमिसिटी 1 होगी। सिमिलरली किसी ने पूछा कि एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी? तो ऑक्सीजन कितने एटम है? 2 एटम है तो एटॉमिसिटी 2 होगी ऑक्सीजन की। किसी ने पूछा कि टोटल एटॉमिसिटी SO2 की कितनी होगी? तो टोटल कितने एटम है? 3 है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल की जो एटॉमिसिटी होगी ये होगी 3। ये कितनी होगी जल्दी बोलो फटाफट से? ये 3 होगी। क्लियर है सब लोगों को? सो एटॉमिसिटी हम लोग ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल से बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, वो उसकी एटॉमिसिटी के बारे में बता देगा। अगला चीज, यदि आपको एटम्स दिए हों और आपको ऐसे उल्टा वापस जाना है तो आपको क्या करना है कि जो भी एटम्स आपको दिए गए हैं उन एटम्स को डिवाइड करना है बेटा जी किसके साथ? एटॉमिसिटी के साथ। तो यदि आप एटॉमिसिटी के साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फिर दोबारा से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और यदि मॉलिक्यूल्स आपके पास दे रखे हैं तो अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय कितना? एवोगाड्रोस नंबर कर दोगे तो क्या आ जाएगा जल्दी बोलो? मोल्स आ जाएगा। और मोल्स यदि आपको दे रखे हैं तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब n इंटू मोलर मास कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? आपका मास आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ क्या? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कॉमा, अगला क्या बोल रहा हूं? मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स, चलो ये भी निकाल लेते लगे हाथ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड एटम्स, एटम्स इन किसके अंदर? किसके अंदर? अब ये चीज मेरे को दे रखी है तो कितना दिया हुआ है बेटा? 54 ग्राम ऑफ H2O। 54 ग्राम ऑफ H2O के अंदर हमें क्या क्या निकालना है बेटा? उसके मोल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं। किसके अंदर? 54 ग्राम ऑफ H2O। एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। सबसे पहले मास दिया है क्या हमको? बिल्कुल दिया है 54 ग्राम। तो 54 ग्राम दे रखा है H2O का, तो हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सबसे पहला फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन लोग? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स n से लिख दिया मैंने, विच इज इक्वल टू गिवन मास। कितना मास है? 54 ग्राम। तो 54 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो एक H2O का जो टोटल मास आता है वो कितना आता है जल्दी बोलो फटाफट से? 2 + 16 18। तो ये हो गया इसका मोलर मास। एक मॉलिक्यूल का मास बेसिकली जो है मेरे पास वो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 18 से कितनी बार जाएगा? ये 3 टाइम्स आएगा। मतलब कितने मोल हो गए? 3 मोल हो गए। तो पहला तो आंसर आ गया आपका 3 मोल्स, तो ये वाला तो हो गया। अगला, अब मोल आ गए, मोल से क्या निकालना है? मॉलिक्यूल्स। तो ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, यदि नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रोस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। मतलब इसके अंदर यदि मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा तो कितना आएगा? 3 इंटू Na। क्या आएगा जल्दी बोलो फटाफट से? 3 इंटू Na। Na इज द एवोगाड्रोस नंबर। समझ में आ गया? अब मॉलिक्यूल 3Na आ गया। अब एक चीज और समझो कि ये जो H2O है बेटा, इसके अंदर H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की बात करें तो कैसे लिखते हैं? 1H1। और ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? 8O16। ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका एटॉमिक मास है। ठीक है। सो यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि इस एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। अच्छा, प्रोटॉन कितना है? 1 है। न्यूट्रॉन कितना है? 0। क्योंकि ये सब चीजें मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं बेटा आप लोगों को, है ना। जो मैंने इसमें सबसे पहला जो चैनल के ऊपर जो चैप्टर डाला है वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ किसका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने डाला हुआ है। उसके अंदर मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया। तो बेसिकली ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ किसका? मैटर। बट वो ऑलरेडी मैंने सारी चीजें पढ़ा चुका था, इसीलिए मैंने उसको पढ़ाया नहीं है। समझ में आ गया? फिर इसमें क्या आता था? डाल्टन्स, तो वो भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को कहाँ से स्टार्ट किया था? ग्राम एटॉमिक मास से। ठीक है। सो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 1 है। प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 1 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0 है। ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चा पार्टी? 8। प्रोटॉन कितने होंगे इसके पास? 8। न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके पास? 8। अब तुम खुद सोचो कि यदि पूरे H2O एक मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो इस एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10। ठीक है। अगला सुनना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? तो 2 हाइड्रोजन के आ जाएंगे, 8 इसके आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10 हो जाएंगे।
टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के अंदर तो कोई न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर न्यूट्रॉन है, तो वो कितने हो जाएंगे 8। तो ये आ गए एक मॉलिक्यूल के अंदर है, कितने के अंदर है जल्दी बोलो, एक मॉलिक्यूल के अंदर है। तो यदि एक मॉलिक्यूल में इतना इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बड़ा सिंपल है यार। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 3Na, तो मॉलिक्यूल था, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया इनटू एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो ये हो जाएगा 30Na। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ किसका, प्रोटॉन पूछ लेगा कोई, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा बेटा, तो मॉलिक्यूल तो टोटल अगेन कितने हैं 3Na, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर दोबारा से कितना प्रोटॉन का, तो 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 30Na हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी 30Na हो जाएगा। अगेन फिर से मेरे को पूछा गया क्या, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात की, कितने होंगे, तो बेटा इस बार 8 न्यूट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में, तो 3Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे 24Na, ये 24Na क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। सो मोल्स आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। अब हमें निकालना है एटम्स। अब आप खुद सोचो, ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है एक, इसके अंदर कितने एटम दिख रहे हैं आप लोगों को, 3 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने 3Na, तो एटम्स कितने हो जाएंगे, कुछ नहीं बेटा, जस्ट एटॉमिसिटी के साथ मल्टीप्लाई मार दो यार, 3Na इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू कितना 9Na, ये टोटल एटम्स हो जाएंगे इसके अंदर। समझ में आया। बट किसी ने बोला कि नहीं आपको तो हाइड्रोजन के बताने के, हाइड्रोजन के कितने होंगे, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक है तो 3Na के अंदर कितना होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन के एटम पूछे हैं सिर्फ तो कितने होंगे 3Na होंगे, लेकिन हाइड्रोजन के पूछे हैं तो एक के अंदर 2 है तो 3 के अंदर कितना होगा 6, तभी तो टोटल 9 आया 6Na। समझ में आ गया। सो ये जो है मेरे पास फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, तो इसको हम लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये अच्छे से चमक गया दिमाग में एकदम घुस गया तो हम लोग जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर, है ना। चलिए प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चंस इजी जाएगा, है ना। और डेफिनेशन की चिंता मत करो यार, है ना, क्योंकि जेई में डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा और बोर्ड्स में ही चैप्टर होता नहीं है क्योंकि 11th का है, तो चिल मारो, ठीक है, बस समझो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए बस। नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन किसके अंदर, इन किसके अंदर बेटा 88 ग्राम ऑफ 88 ग्राम ऑफ किसका CO2, 88 ग्राम ऑफ किसका CO2। तो मैंने पहले ही बताया है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन क्या, अरे मोलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है 88, और CO2 का मोलर मास कितना आएगा बेटा, एक कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 32, तो 12 और 32 44, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, आंसर हो गया खत्म। समझ में आ गया। अब इसी के अंदर ये पूछेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, तो दो मोल्स आ रहा है उसी में मल्टीप्लाई मार दो किसका Na का, ये आ जाएगा 2Na आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। अब किसी ने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो पहले ये देख लो कि एक CO2 जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसके पास 6 होते हैं, इसके पास 16, तो कितना हो जाएगा टोटल 22 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक के पास 22 है तो इतने के पास कितना होगा, तो 44Na आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 44Na आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से क्या कर सकते हो आप लोग, कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी आपको बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है बेटा। पहला पॉइंट, पहला नहीं एक ही पॉइंट है, बस याद रख लेना, नंबर ऑफ, कभी भी नंबर ऑफ ग्राम एटम लिखा हो, क्या लिखा हो जल्दी बोलो फटाफट से, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, क्या लिखा हो जल्दी बोलो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा हो, तो बेटा जब भी आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा होगा, ये हमेशा बराबर होता है किसके,
मोल के। किसके बराबर होता है, जल्दी बोलो फटाफट सब। मोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जल्दी बोलो फटाफट से। मोल्स के बराबर होता है। तो कहीं पे भी आ गया मेरे पास 5 ग्राम एटम्स, तो 5 ग्राम एटम्स का मतलब क्या हुआ बोलो। अरे एग्जाम्पल ले लो यार, 5 ग्राम एटम्स का मतलब क्या हुआ, 5 मोल्स। समझ में आ रहा है। 10 ग्राम एटम्स का मतलब क्या हुआ, जल्दी बोलो, 10 मोल्स। तो जो भी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होगा मेरे पास, मोल के बराबर ही होगा। वो क्या होगा, मोल के बराबर ही होगा। समझ में आ गया। चलो, सो ये चीज होने के बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं कहां पे, आगे। सो इसको मिटा रहा हूं बच्चा पार्टी, है ना। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट कैलकुलेट द मास कैलकुलेट द मास प्रेजेंट कैलकुलेट द मास प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ किसका, CO2। ऐसा क्वेश्चन आ गया। इसने बोला कि बताओ 2 मोल CO2 के अंदर कितना वेट होगा, 2 मोल CO2 के अंदर कितना वेट होगा। तो मैंने तो आपको यह भी समझा दिया है कि CO2 जो है मेरे पास, इसका एग्जैक्ट क्या लेना है हम लोगों को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका बेटा, 44 ग्राम। कितना होगा, 44 ग्राम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 जो है ये कितने के बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है। मतलब 1 मोल के अंदर या फिर 44 ग्राम ऑफ किसका, CO2 के अंदर कितना होगा, 1 मोल प्रेजेंट होगा। कितना होगा, 1 मोल प्रेजेंट होगा। या फिर 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर CO2 जो है मेरे पास, जो टोटल एटम प्रेजेंट होंगे वो कितना प्रेजेंट होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कुछ भी कह दो, समझ में आ रहा है। बट आपको वो सब चीजें नहीं समझ में आती हैं तो सिंपल चीजें समझो। क्वेश्चन में ये दे रखा है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंपली हम लोगों ने फॉर्मूला देखा ही था। क्या देखा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास कितना होता है CO2 का, 44। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 44 लिख दिया। और ऊपर मास कितना दे रखा है वो तो मुझे निकालना है, तो उसको x मान लिया। लेकिन मोल्स कितने दिए हुए हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 44 इंटू 2, 88 ग्राम। खत्म, खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, प्रोटॉन निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, एटम्स निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो आप लोग। समझे, बढ़े आगे, चलिए। सो नेक्स्ट अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा फॉर गैसेस। फॉर गैसेस फॉर गैसेस हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसको अपन लोग बोलते हैं बेटा, कौन सी इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, किसके लिए, गैसेस के लिए, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो इक्वेशन होती है बच्चा पार्टी, ये बराबर होती है क्या, पीबी इज इक्वल्स टू NRT। किसके बराबर होती है, जल्दी बोलो, पीबी इज इक्वल्स टू NRT। जहां पे जो प्रेशर है, ये P जो है ये क्या है, ये प्रेशर है। V जो है बेटा ये क्या है, ये वॉल्यूम है। N क्या होता है बच्चा पार्टी, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। R क्या है बेटा, इसको आइडियल या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिख दो। क्या लिख दो इसको, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T क्या हो गया बच्चा पार्टी, आपका टेम्परेचर हो गया। T क्या हो गया आपका, जल्दी बोलो फटाफट से, टेम्परेचर हो गया। T क्या हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से, टेम्परेचर हो गया। अब इसी में हम लोग क्या निकालने जाएं, तो मैं बेटा इसको मिटा देता हूं, है ना, इसको मिटा देता हूं। अब ध्यान देना, अब इसको लिख देता हूं थोड़ा कुछ ऐसे, और ऊपर वाले बोर्ड को मैं यूज में ले लूंगा। तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T क्या है मेरे पास, टेम्परेचर है। तो यदि मैं यहां से यूनिट निकालूं, यूनिट ऑफ किसका, R। तो यूनिट ऑफ R जो होगा ये बेसिकली किसके बराबर होगा बेटा, यूनिट ऑफ किसका, यूनिट ऑफ किसका बेटा, P इंटू V डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ किसका, जल्दी बोलो फटाफट से, यूनिट ऑफ किसका, अरे नीचे क्या आएगा, जल्दी बोलो ना यार, N और T।
N और T, ऐसा कुछ आएगा। समझ में आ रहा है? सो यहां से यदि प्रेशर मेरे पास क्या है, एटीएम में है, प्रेशर किस में है, एटीएम में है, और वॉल्यूम किस में है बच्चा पार्टी, लीटर में है, डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ एन, एन तो मोल ही रहता है, और ये किस में आता है, केल्विन, ये किस में आता है, केल्विन। तो यदि आपका एटीएम लीटर पर मोल केल्विन दे रखा है, क्या दे रखा है जल्दी बोलो फटाफट से, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, इसको कैसे लिख सकता हूं, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। तो उस समय जो आर का वैल्यू आता है बच्चा पार्टी, ये आता है कितना, 0.0821 के करीब। कितना आता है जल्दी बोलो फटाफट से, 0.0821। मतलब जब आपको यूनिट, ये पी किस में लेना है, एटीएम में लेना है, ये एटम नहीं है, एटीएम है ना, पी किस में लेना है, एटीएम में लेना है, वी किस में लेना है, लीटर में लेना है, नीचे मोल की जगह पे मोल आ जाएगा और टी की जगह पे केल्विन आ जाएगा, तो आर का वैल्यू आएगा 0.0821। समझे? यदि सिमिलरली यदि इसका यूनिट मेरे पास, यूनिट कितना ले लिया, इसको बार में ले लिया, ये लीटर में आ गया, और नीचे क्या है मेरे पास, मोल केल्विन, तब आर का वैल्यू लेना है 0.0831 लेना है। कितना लेना है जल्दी बोलो, 0.0831 लेना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आर की और भी वैल्यूज होती हैं, आर की और भी वैल्यूज होती हैं, जैसे 8.314 हो गया, 2 हो गया, बट उनका यूज यहाँ पे नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट में जो बेसिकली यूज आएगा वो यूज आता है इसका। तो इस वैल्यू को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, 0.0821। न्यूमेरिकल्स में इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, इसको 1/12 लिख देते हैं, तो ये कैसा आता है, लगभग लगभग इसके बराबर ही आता है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आता है, बट लगभग लगभग कैसा आएगा मेरे पास, इसके बराबर आएगा, 1/12। ठीक है, सो अब इसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आओ सुनो ध्यान से। सो उसको समझने से पहले एक चीज और आता है हमारे पास। कौन सी चीज आता है, बड़े ध्यान से सुनना। एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को बोला जाता है बेटा एसटीपी कंडीशन। कौन सी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन किसको डिफाइन करते हैं, तो एसटीपी कंडीशन होता है बेटा जब प्रेशर कितना हो, 1 बार हो, और टेम्परेचर कितना दे रखा हो, 273 केल्विन। तो जब प्रेशर मेरे पास 1 बार हो, टेम्परेचर 273 केल्विन होगा, तो उस कंडीशन को हम लोग एसटीपी कंडीशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जल्दी बोलो, 1 बार टेम्परेचर कितना हो, 273 केल्विन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीपी कंडीशन बोलते हैं। दूसरा ऐसा ही बेटा एक और कंडीशन होता है, ये तो क्या था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या था ये, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसे ही एक और कंडीशन है जिसका नाम है एसएटीपी, नाम है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एम्बिएंट स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फर्क क्या है, तो यहाँ पे बेटा प्रेशर तो इसमें भी 1 बार ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर जो इसमें 273 केल्विन होता था, इसके अंदर आता है बेटा 298 केल्विन। कितना आता है जल्दी बोलो फटाफट से, 298 केल्विन। तो कभी भी आपको केल्विन से मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो, जो भी डिग्री सेल्सियस आएगा उसमें 273 क्या करते हो बच्चा पार्टी, ऐड करते हो। तो यदि आप ये ऐड कर देते हो तो क्या वैल्यू आ जाती है जल्दी बोलो फटाफट से, आपका केल्विन की वैल्यू आ जाती है। तो मतलब जब भी आपको केल्विन में निकालना होगा, ये हमेशा बराबर आएगा कितना डिग्री सेल्सियस था प्लस कितना करना पड़ेगा आपको 273। तो आप क्या निकाल सकते हो, वो केल्विन में निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है सब लोगों को, इतना डन। तो एसएटीपी समझ में आया, एसटीपी समझ में आ गया, क्लियर है। अब एक टर्म और आती है जो कि आप सुनना चाहते थे, जिसका नाम है एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट उसका कोई यूज नहीं है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, वो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या यूज करना, ये वाला कंडीशन यूज करना, विच इज कॉल्ड एसटीपी कंडीशन। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब हमने क्या किया, बड़े ध्यान से सुनना, इसको मैं मिटा देता हूं। तो पहले मैं लिख देता हूं क्या, यूनिट्स। यूनिट्स किसका, तो यूनिट्स प्रेशर के लिख देता हूं, और यूनिट्स किसके लिख देता हूं, वॉल्यूम के, जो कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में यूज होते हैं बच्चा पार्टी, है ना। तो सबसे पहले चलते हैं अपन लोग किसके साथ, यूनिट्स के साथ। सबसे पहले किसके साथ चलते हैं बेटा, यूनिट्स के साथ। तो यूनिट्स ऑफ किसका, वॉल्यूम। यूनिट्स ऑफ किसका, वॉल्यूम। तो बेटा ऐसा बोला जाता है कि 1 मीटर क्यूब जो है, ये बराबर होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के, डीएम क्यूब। ये बराबर होता है 10⁻³ लीटर के बराबर होता है। ये बराबर होता है 10⁻6 ml के बराबर होता है। ये बराबर होता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है।
और यही बराबर होता है 10 की पावर 9 mm क्यूब के बराबर होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप कोई भी वैल्यू यूज में ले सकते हो, या फिर इस चैप्टर में आपसे ये वाली वैल्यूज का कन्वर्जन भी पूछ सकता है। बात समझ में आ गया सब लोगों को? फिर से देखो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 dm क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 ml इज इक्वल टू 10 की पावर कितना 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 9 mm क्यूब। अब बढ़ते हैं हम लोग यूनिट ऑफ किसका, प्रेशर। चलते हैं किसके पास बच्चा पार्टी, यूनिट ऑफ किसका, प्रेशर। अब यूनिट ऑफ प्रेशर पे जब हम लोग जाएंगे बच्चों, यूनिट ऑफ प्रेशर पे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखना है 1 atm। 1 atm बराबर होता है 1.01325 बार के बराबर। ये बराबर होगा बेटा 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल बोल सकते हो इसको आप लोग, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर इसी को 101.325 किलो पास्कल के नाम से भी जान सकते हो, या फिर इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के नाम से जान सकते हो, या फिर इसी को 760 mm ऑफ Hg के नाम से भी जान सकते हो, या फिर इसको 760 टॉर के नाम से जान सकते हो। तो बेटा ये जो है ये आ गए आपके यूनिट ऑफ किसका, प्रेशर। ये क्या आ गया, जल्दी बोलो फटाफट से, यूनिट ऑफ किसका, प्रेशर। बात समझ में आ गया? सो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये यूनिट्स अपन लोगों को अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इनका यूज बहुत होता है, समझे? सो अभी इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है? इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, अगली क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, हमने जस्ट बेसिक पढ़ा है बेटा। तो ये लेक्चर मैं छोटा इसीलिए भी बना रहा हूँ कि जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो लोग अच्छे से पहले ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद में जो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए हैं, कौन से, मास निकालना है ना, मोल्स निकालना, या फिर मॉलिक्यूल निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना, न्यूट्रॉन निकालना, ये सब हमें आना चाहिए एक लेक्चर के अंदर, ठीक है? अब जब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज कैसे कर सकते हैं, और जब भी हमें वॉल्यूम दी जाएगी तो उससे डायरेक्टली अपन लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग अगली क्लास में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीजों को मैं समझा पाया हूँगा आप लोगों को। यदि आपको ये चीजें सब समझ में आई होंगी तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी नीडी है उसको बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे वो भी यहाँ से पढ़ सके, ठीक है? सो आज की क्लास को बच्चा पार्टी हम लोग करते हैं यहीं पे खत्म। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में इन क्वेश्चंस के साथ और कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।